हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स लर्न एंड गेन्स। आज के इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 सीबीएसई चैप्टर 3 इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, ये पता होना चाहिए ना। तो ये देखिए सामने में सारे कंटेंट जिसको हम टॉपिक बोलते हैं वो लिखे हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इसे आज पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। उसके बाद देखो और दूसरे टॉपिक क्या दिए हैं, डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे अगले टॉपिक में। फिर ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर अगला हमारा टॉपिक रहेगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्रीगेट से रिलेटेड टू नेशनल इनकम, फिर नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, और लास्ट में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीडीपी एंड वेलफेयर। तो ये सारे टॉपिक हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं। मैं सबको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। आज हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का मेन वो है कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें मैं आपको बताऊंगी नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या होता है और फैक्टर इनकम किसे कहते हैं, और इसके अलावा पढ़ाऊंगी नॉर्मल रेसिडेंस क्या होते हैं, किनको कहते हैं, और नॉर्मल रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस क्या होते हैं, ये सारा मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। अभी हम नेशनल इनकम का कंसेप्ट या जिसे हम डेफिनेशन भी बोल सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेशनल इनकम को सिंपल बोलचाल की भाषा में हम नेशन इनकम भी बोल सकते हैं। नेशन मतलब कंट्री, देश की आय मतलब राष्ट्र की आय, राष्ट्रीय आय हिंदी में। तो इसकी डेफिनेशन जब लिखनी होगी तो वो डेफिनेशन के लिए हमको ये 4-5 पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये लिखना जरूरी है। तो क्या है डेफिनेशन, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान नॉर्मल रेसिडेंट्स अपनी कंट्री में रहकर जो फैक्टर इनकम अर्न करते हैं उनके टोटल को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। फिर से बता रही हूँ, नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम टोटल है, किसका टोटल है, फैक्टर इनकम का। और ये फैक्टर इनकम कौन अर्न करते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स अर्न करते हैं अपनी कंट्री में रह के। कब अर्न करते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान, ठीक है। तो 1 अकाउंटिंग ईयर के दौरान नॉर्मल रेसिडेंट्स अपनी कंट्री में रहकर जो फैक्टर इनकम अर्न करते हैं उनके टोटल को हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो इसमें ये 4-5 बातें आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। एक तो सम टोटल, दूसरा फैक्टर इनकम, ये फैक्टर इनकम क्या होता है ये अभी आपको मैं डिटेल से समझाऊंगी, और नॉर्मल रेसिडेंट्स और 1 अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। ये 4-5 बातें आप इसमें लिखोगे तो ये आपकी डेफिनेशन जो है वो पूरी राइट हो जाएगी। तो अब फैक्टर इनकम क्या होता है इसमें, और ये नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं, ये 2 एलिमेंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसका डिटेल्स में अभी आपको समझाती हूँ। नेशनल इनकम की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसमें तो अभी मैंने बताया फैक्टर इनकम का नाम आ रहा था, तो उसका डिटेल्स फैक्टर इनकम क्या होता है ये अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर अपनी सेवाएं जब देते हैं, अपनी सर्विसेज पूरी कंप्लीट करते हैं, तो उन सेवाओं के बदले में उन्हें रिसीव होता है रेंट के रूप में, सैलरी के रूप में, या वेजेस, या इंटरेस्ट के रूप में, या फिर प्रॉफिट के रूप में। तो उस इनकम को हम कहते हैं फैक्टर इनकम, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब अपनी सर्विसेज देते हैं तो उनको उनके बदले में जो इनकम रिसीव होती है उस इनकम को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तो कोई भी कंट्री है उसकी इकोनॉमी में जब हम किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़रूरी है।
जिसे हम शॉर्ट में FOP बोलते हैं। FOP मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इनके बिना कोई भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन होना मुश्किल होता है। तो प्रोडक्शन में ये चारों फैक्टर का होना कंपलसरी होता है, तभी हम किसी भी प्रोसेस को, प्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज़मीन चाहिए, है ना। बिजनेस को, फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए, और किसी पर्सन के पास में ज़मीन है तो वो हमें ज़मीन प्रोवाइड कर रहा है कि आप ले लीजिए, ज़मीन ले लीजिए, लैंड ले लीजिए, इसमें अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लीजिए। तो उसके बदले में हमें उसे क्या देना पड़ेगा? रेंट, क्योंकि हम उसकी ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। तो वो जो लैंड है वो क्या कहलाएगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। और उसे हम जो मनी पेमेंट कर रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं रेंट के रूप में, वो क्या होगा? फैक्टर इनकम। आया समझ में? वैसे ही प्रोडक्शन का अगला जो है एलिमेंट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो है लेबर। कोई भी लेबर, एम्प्लॉइज और स्टाफ के बिना कोई भी प्रोडक्शन को हम लोग नहीं कर पाते, ये आप सब जानते हैं, है ना। कोई भी काम करना है फैक्ट्री में या बिजनेस में कहीं भी, तो उसके लिए स्टाफ, लेबर या एम्प्लॉइज होना ज़रूरी है। तो वो भी मुफ्त में थोड़ी काम करेंगे, तो वो अपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उसके बदले में हम उन्हें क्या दे रहे हैं? हम दे रहे हैं उन्हें पेमेंट, सैलरी या वेजेस। मंथली बेस से जो दे रहे हैं वो होती है पेमेंट, सैलरी, और जो डेली बेस से जो उनको मिलता है वो होता है वेजेस। ठीक है, इसके अलावा उनको कंपनसेशन भी दिया जाता है, वो भी नेशनल इनकम में, फैक्टर इनकम में इंक्लूड होता है। कंपनसेशन मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी लेबर या एम्प्लॉइज़ को मुफ्त में खाना पीना या नाश्ता उसे प्रोवाइड करवा रहे हैं, रहने के लिए मकान दे रहे हैं, आने जाने के लिए उनको व्हीकल की सुविधा दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी उनकी सैलरी में या वेजेस में इंक्लूड की जाती हैं। इसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा और अगला जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, वो है कैपिटल। ठीक है, तो हमें वैसे ही बिजनेस को या इस्टेब्लिश करना है फैक्ट्री को, तो कैपिटल चाहिए, है ना, मनी चाहिए, पैसा चाहिए। पैसे के बिना तो हम कुछ सोच नहीं सकते हैं। तो किसी से हमने मनी उधार लिया, कैपिटल लिया, तो उसके बदले में उसे हमको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट क्या हुआ? फैक्टर इनकम। और जो कैपिटल हमने अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए उधार लिया है, वो कैपिटल क्या कहलाएगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया कैपिटल, और फैक्टर इनकम क्या हुआ? उसे रिटर्न्स में दिया जाने वाला इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है जो पूरे बिजनेस को, है ना, पूरी फर्म को, कंपनी को हैंडल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसे मैनेज कर रहा है, मतलब ऑनर्स। ठीक है, अपना स्किल लगा रहा है उसे रनिंग करने के लिए, मार्केट में ग्रो करने के लिए, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? उसे हम फैक्टर इनकम क्या देते हैं? प्रॉफिट के रूप में देते हैं। तो लैंड को रेंट दे दिया, लेबर को वेजेस और सैलरी पेमेंट कर दिया, ठीक है, कैपिटल को इंटरेस्ट दे दिया, तो बाकी जो पैसा बचता है वो एंटरप्रेन्योर के हिस्से में आता है, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट किसी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, तो उनकी सेवाएं से जो उन्होंने सर्विसेज दी हैं, उनके बदले में उनको जो मनी रिटर्न्स किया जाता है, उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। और ये फैक्टर इनकम कौन से फॉर्म में होता है? रेंट के रूप में, ठीक है, वेजेस और सैलरी कंपेसेशन के रूप में होता है, और इंटरेस्ट के रूप में, या फिर प्रॉफिट के रूप में हो सकता है। और हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इनको अपनी सर्विसेज देने के दौरान जो उनको हम पेमेंट करते हैं वही फैक्टर इनकम कहलाता है। ये उनको कोई मुफ्त में नहीं दिया जाता है, उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, प्रोडक्शन को, प्रोसेस को कंप्लीट करवाया है, प्रोडक्शन करने में अपना सहयोग दिया है, इसके बदले में उन्हें इनकम मिल रही है, उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो स्टूडेंट जो अभी आपको मैंने समझाया फैक्टर इनकम के बारे में, वो सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में लिखी गई हैं। मैं आपको फटाफट पढ़ के बता देती हूँ। फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अंडर। क्लासिफाइड किया गया है, जैसे देखिए यहाँ पे साइड में मैंने लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं और फैक्टर इनकम उनको क्या पेमेंट की जा रही है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये क्लासिफाइड किया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। तो फर्स्ट में लिखा है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। कंपेंसेशन मैंने बताया ना, उनको जो अपन फ्री में चाय पानी नाश्ता दे रहे हैं, व्हीकल प्रोवाइड करवा रहे हैं आने जाने के लिए, ठीक है, मकान दे रहे हैं रहने के लिए, वो हो गया कंपेंसेशन। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज एज एम्प्लॉइज ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। सेकंड है रेंट। रेंट किसको मिल रहा है? लैंड received by the household for the use of their land by the producing units. Interest capital के लिए आता है, received by the household for the use of their capital by the producing units. अगला है profit entrepreneur, received by the household for the use of their entrepreneur skill by the producing units, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। ये सारी चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती हैं। फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। वी इंक्लूड ओनली दीज फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट, ठीक है। फैक्टर इनकम जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है। फैक्टर इनकम कौन सी है? रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। आई होप आपको ये फैक्टर इनकम वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो नेशनल इनकम की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अगला फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र। फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में मैं अभी आपको समझाऊंगी। लिखा है, पढ़ते हैं। इट मे बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम आर दीज इनकम विच आर रिसीव्ड बाय ए पर्सन एज हेल्प। मतलब ट्रांसफ़र इनकम वैसी इनकम होती है जो हमें किसी पर्सन से हेल्प के रूप में मिल जाती है, जैसे डोनेशन या चैरिटी, ठीक है। वेयर एज फैक्टर इनकम्स आर दोज इनकम, मतलब फैक्टर इनकम वो इनकम होती है विच आर रिसीव्ड बाय ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिसीव होता है बाय रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। जैसे अभी मैंने बताया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जब किसी प्रोडक्शन को करने के लिए काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो उनके बदले में उनको जो रिसीव हो रही है इनकम वो होती है फैक्टर इनकम। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं व्हील फैक्टर इनकम इज अर्न इनकम। फैक्टर इनकम को हम क्या बोल सकते हैं? देखो हाईलाइट किया हुआ है, अर्न, कमाई गई इनकम, कमाया गया है पैसा, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हमने मेहनत से जो पैसा कमाया है वो होता है फैक्टर इनकम, ठीक है। और ट्रांसफर इनकम इज अनअर्न्ड इनकम। ये कमाई गई इनकम नहीं होती है, बस हमें मुफ्त में मिल जाता है, वन साइड ट्रांजेक्शन है, किसी ने हमें खुशी से गिफ्ट दे दिया या डोनेशन चैरिटी मिल रहा है, तो ये कमाई गई इनकम नहीं है। सिंस ट्रांसफर इनकम आर नॉट अर्न, ट्रांसफर इनकम क्या होती है? कमाई गई इनकम नहीं है, वो सिर्फ हमें वैसे ही मिला हुआ है, खुशी से मिल जाता है पैसा। दीज आर नॉट इंक्लूड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो किसको इंक्लूड करते हैं? जो फैक्टर इनकम होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या इसमें बोलना है आपको? ट्रांसफर इनकम वन साइड होता है ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसमें कोई भी पर्सन हमें अपनी खुशी से या हेल्प करने के व्यू से हमें डोनेशन, चैरिटी, पॉकेट मनी या ओल्ड एज पेंशन, इसके एग्जाम्पल है मिलता है। और अर्न की गई जो इनकम होती है वो फैक्टर इनकम होती है, अनअर्न इनकम होती है वो ट्रांसफर इनकम होती है, ठीक है। और नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम को ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जबकि ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है, क्योंकि उसके लिए हमने कोई सर्विसेज नहीं दी है। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़ेंगे नॉर्मल रेसिडेंट्स के बारे में।
नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है। तो ये सारी बेसिकली चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर इनकम क्या है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं जैसे नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो और मैं आपको ये भी बता रही हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इस चैनल अकाउंट्स लर्न एंड गेन को आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने जो फ्रेंड हैं उनको भी ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो तो उनको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं आने वाले फ्यूचर में जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट में हम पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन क्या लिखा है। देखिए, हु आर नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री। कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं, तो लिखा है ए नॉर्मल रेसिडेंट इज सेड टू बी वन। सबसे पहले तो नॉर्मल रेसिडेंट्स के लिए दो कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं। ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री कंसर्न्ड एंड was center of economic interest lies in that country here note that observation carefully। तो इसको हम ऑब्जर्वेशन करते हैं केयरफुली। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स के लिए दो बातों का होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। सबसे फर्स्ट, ऑर्डिनरली रिसाइड्स होना चाहिए कंट्री में। इसका मीनिंग क्या होता है बताती हूँ। और दूसरा, उस पर्सन का अपनी कंट्री में इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, अभी ऑर्डिनरली रिसाइडिंग क्या है, लिखा है ए पर्सन रिसाइडिंग इन ए कंट्री, ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर इज टेकन एज ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन दैट कंट्री। दिस पर्सन मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ द कंट्री। देखो, वो पर्सन भी हो सकता है इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल कोई फर्म या इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि कोई पर्सन ही हो, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जब कोई पर्सन किसी कंट्री में जहाँ वो रह रहा है उस कंट्री में 1 साल या उससे ज़्यादा साल के लिए रहता है, ठीक है, वहाँ पे निवास कर रहा है, उसका मूल निवासी है 1 साल से या उससे ज़्यादा साल के लिए, ठीक है, तो वो ऑर्डिनरली रिसाइडिंग के अंदर आता है। और कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे लिखा है कि वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूशन या फर्म सिटीजन हो, कंट्री का सिटीजन हो भी सकता है और सिटीजन नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो उस कंट्री में 1 साल या उससे ज़्यादा साल के लिए रह रहा है तो वो ऑर्डिनरली रिसाइडिंग के अंतर्गत आएगा और वो नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएगा उस कंट्री का। ठीक है, ये एक कंडीशन हुआ। सेकंड, ए पर्सन इज सेड टू हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा उस कंट्री में रह रहा है, चाहे वो उस कंट्री का निवासी हो चाहे ना हो, उसका सेकंड कंडीशन ये है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, इन ए कंट्री व्हेन ही कैरीड आउट ऑल हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री। मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि उस पर्सन का उस कंट्री में जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है। इकोनॉमिक मतलब रुपए पैसे से रिलेटेड, मतलब वहाँ पे वो सर्विसेज कर रहा है, जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है और उसको पेमेंट मिल रही है, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर रहा है। उससे जो पैसा मिल रहा है उसको वो वहीं उसी कंट्री में खर्च भी कर रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन कर रहा है, जॉब कर रहा है और कंजम्पशन भी कर रहा है, उसी में खर्च कर रहा है। और उसके बाद जो पैसे बच रहे हैं वो उसी कंट्री में रह के उसको इन्वेस्ट भी कर रहा है। मतलब तन मन धन से वो उसी कंट्री में रह के अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है। उसके परिवार, उसकी फैमिली मेम्बर उस कंट्री में रह रहे हैं, उसकी ज़मीन जायदाद सब उस कंट्री में ही है जहाँ पे वो अभी रह रहा है। तो वो पर्सन या फर्म क्या होगा, नॉर्मल रेसिडेंट्स की कैटेगरी में आएगा। आया समझ में? फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स के लिए आपको 2 कंडीशन लिखना जरूरी है। पहला, ऑर्डिनरली रेसिडेंट्स होना चाहिए, रिसाइडिंग होना चाहिए। सेकंड, इकोनॉमिक इंटरेस्ट।
ऑर्डिनरली रिसाइडिंग का मतलब क्या होता है कि वो पर्सन है या इंडिविजुअल फर्म है उस कंट्री में जहाँ वो रह रहा है 1 साल या उससे ज़्यादा साल के लिए रहा हो, चाहे वो उस कंट्री का निवासी हो चाहे निवासी ना रहा हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा ना, दिस पर्सन मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। और सेकंड, उसका उस कंट्री में इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना जरूरी है, वो तन मन धन से उस कंट्री में रह के काम कर रहा है, उसने पूरा ठान लिया है कि जीना मरना खाना पीना सब हम इसी कंट्री में ही करेंगे, और वो वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है, जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है। ठीक है, और वहीं पे पैसा कमा के वहीं पे खर्च भी कर रहा है, कंजम्पशन खर्च भी कर रहा है, और इन्वेस्टमेंट भी उसी कंट्री में कर रहा है। तो ऐसा पर्सन या फर्म जो है वो नॉर्मल रेसिडेंट्स की कैटेगरी में आता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस चैनल में मैंने 5 वीडियो पहले से अपलोड किए हुए हैं। अकाउंट्स क्लास 12 टर्म 2 का सैम्पल पेपर है, उसको मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, पूरे क्वेश्चन बना के सॉल्व करके बताए गए हैं, और उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी टर्म 2 सैम्पल पेपर क्लास 12। अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट वो हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, नॉर्मल रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स कौन होते हैं, किसे कहते हैं हम नॉर्मल रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स, और उनकी इनकम हमारे देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है कि नहीं होती है, मतलब किसकी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है और किसकी इनकम हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, उसके बारे में हम ये पॉइंट के द्वारा जानेंगे। तो यहाँ पे पहला जो कॉलम है वो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया और अगला है नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। मतलब एम्बेसीज मतलब होता है कि जो ऐसे जो डिसीजन मेकर हैं, जो दोनों कंट्री के बीच में जो इंटरनेशनल मार्केटिंग हो रहा है, मान लो हमारा देश की दूसरे अदर कंट्री के साथ में बहुत से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उस डिसीजन मेकर को हम क्या बोलते हैं, एम्बेसीज बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में विदेशी दूतावास भी बोलते हैं, फॉरेन एम्बेसीज को। तो हमारी कंट्री में अदर कंट्री की बहुत सारी फॉरेन एम्बेसीज है, वैसे ही बाहर की जो कंट्री है फॉरेन में, वहाँ पे हमारी इंडिया की एम्बेसीज है। ठीक है, तो हमारे देश में जो फॉरेन एम्बेसीज है वहाँ पे हमारे इंडियंस जो काम कर रहे हैं उनकी द्वारा जनरेट की गई इनकम को हम अपने देश की मतलब इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल रेजिडेंस कहला रहे हैं। ठीक है, क्या इसका है, फिर से बता रही हूँ, फॉरेन एम्बेसीज जो हमारी कंट्री में इस्टेब्लिश है उसमें इंडियंस काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जनरेट की गई इनकम हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी, क्योंकि वो नॉर्मल रेजिडेंस है हमारी कंट्री के। वैसे ही अगला मतलब कनाडा में या जापान मतलब फॉरेन में हमारी इंडियंस एम्बेसीज है और वहाँ पे फॉरेनर ही काम करेंगे, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जापानी लोग हैं या कैनेडियन। ठीक है, तो उनके द्वारा जनरेट की गई इनकम वो हमारे देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, वो उनकी अपने जो देश हैं उनकी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। आया समझ में? मतलब कनाडा में या जापान में जो इंडियन एम्बेसीज इस्टेब्लिश है, एम्बेसीज तो हमारे इंडिया की है, लेकिन वहाँ पे काम कर रहे हैं कौन, वर्किंग कौन कर रहे हैं, फॉरेनर। तो वो जो कमाई कर रहे हैं, जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो उनके अपने देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी, क्योंकि वो हमारे देश के निवासी नहीं है, नॉन रेजिडेंस है। आया समझ में? WHO का जो ऑफिस है दिल्ली में है, मैं वहाँ जाके काम पे लग जाती हूँ। ठीक है, तो वहाँ से मैं जो इनकम जनरेट कर रही हूँ, तो चूँकि मैं भारत की मूल निवासी हूँ, तो यहाँ की नेशनल इनकम में मेरे द्वारा जनरेट की गई इनकम इंक्लूड होगी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि इंडियंस अगर एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं WHO में, तो उनके द्वारा जनरेट की गई इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा हमारे देश की। और कोई फॉरेनर काम कर रहे हैं तो वो फॉरेनर जिस कंट्री के हैं उनकी अपनी कंट्री की नेशनल इनकम है, उसमें उनके द्वारा जनरेट की गई जो इनकम है, उनके द्वारा कमाई गई जो इनकम है, उनके अपनी कंट्री में इंक्लूड होगा। फॉरेन की जो नेशनल इनकम है वहाँ पे इंक्लूड होगा। ठीक है,
अगला है थर्ड, लोकल पीपुल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसका बहुत कंसेप्ट बहुत बड़ा है, तो इतना डिटेल से अपने को नहीं पढ़ना है। इसको शॉर्ट में IMF कहते हैं। इसका जो मेन ऑफिस है वो वाशिंगटन DC में है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि IMF में जो हमारे लोकल इंडियंस के लोग जो काम कर रहे हैं ऑफिस लेवल में, ठीक है, तो उनके द्वारा जनरेट की गई जो इनकम है वो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा और वो नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएंगे, क्योंकि हमारे लोकल हमारे इंडियंस के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। हालांकि इसका ऑफिस कहाँ पे मैंने अभी बताया वाशिंगटन में है, तो वाशिंगटन में इनका इंस्टीट्यूशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह भी है, ठीक है। तो वहाँ पे जो इंडियंस के लोग जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा इनकम जो है जो अर्न की गई है वो हमारे इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। वेल में देखिए लिखा है द जर्मन वर्किंग एज डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड इन इंडिया। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो ऑफिस है मान लो हमारे इंडिया में है और उसमें फॉरेनर काम कर रहे हैं डायरेक्टर के रूप में। जैसे मान लो यहाँ पे दिया कोई जर्मन फॉरेनर है वो वर्किंग कर रहा है डायरेक्टर के रूप में, तो वो जो इनकम जनरेट कर रहा है उसके द्वारा जनरेट की गई इनकम हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। वो जर्मन का रहने वाला है, तो जर्मनी की जो नेशनल इनकम है जो उसका देश है उसकी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा और वो हमारी कंट्री के लिए क्या होगा, नॉन रेसिडेंस कहलाएगा, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। क्या है, फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब होता है कि हमारे कंट्री इंडिया को छोड़कर बाकी अदर कंट्री, तो बाकी दुनिया है ना, हमारी इंडिया को छोड़ के बाकी जो दुनिया है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहलाएगी। और एम्बेसडर कौन होते हैं, एम्बेसडर वो होते हैं कि जो हमारी कंट्री को बाहर कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी फॉरेन सर्विसेज हो रही है हमारी कंट्री पाकिस्तान के साथ में या USA के साथ में, जो भी फॉरेन सर्विसेज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, तो वो उस फॉरेन सर्विसेज को कंट्रोल करना, उसकी देखरेख करना और उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे डिसीजन मेकर को हम क्या कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं, ठीक है। तो हमारी कंट्री में भी फॉरेन के एम्बेसडर रहते हैं और फॉरेन में हमारी कंट्री के एम्बेसडर रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इस पॉइंट में लिखा गया है कि हमारी कंट्री के एम्बेसडर दूसरी कंट्री में रहकर, हमारे कंट्री के एम्बेसडर मतलब इंडियंस एम्बेसडर दूसरी कंट्री में रहकर, फॉरेन में रहकर हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी कंट्री के लिए सेवाएं दे रहे हैं, तो उन्होंने फॉरेन में रह के जो अपनी इनकम जनरेट की है वो इनकम हमारे देश की मतलब इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी, क्योंकि एम्बेसडर जो है वो इंडिया का है और वो नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएगा। तो उसकी जो है उसके द्वारा जनरेट की गई जो इनकम है वो हमारे देश की नेशनल इनकम में जनरेट की जाएगी, क्योंकि हमारे कंट्री का एम्बेसडर है, अदर कंट्री में रह रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बेसडर इन इंडिया, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वैसे ही उसका जस्ट अपोजिट मतलब हमारी कंट्री का एम्बेसडर दूसरी कंट्री में है, वहाँ वैसे ही है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि हमारी कंट्री का एम्बेसडर दूसरी कंट्री में है, उसका जस्ट अपोजिट मतलब दूसरी कंट्री का, फॉरेन कंट्री का एम्बेसडर हमारी कंट्री इंडिया में रह के वो काम कर रहा है, तो यहाँ पे वो इनकम जो जनरेट करेगा हमारी इंडिया में, वो इनकम हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी, क्योंकि वो हमारे देश का निवासी नहीं है, वो नॉन रेसिडेंस है, और इसलिए वो जहाँ का वो एम्बेसडर है उस कंट्री की नेशनल इनकम में उसकी इनकम जनरेट की जाएगी, इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिखा है द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर अदर देन दोज ऑफ स्टडीज और मेडिकल ट्रीटमेंट। मतलब कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में रहने के लिए आ रहा है और 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पे रह रहा है, तो उसके द्वारा जनरेट की गई इनकम हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी, क्योंकि वो हमारे कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएगा। 1 साल से ज़्यादा टाइम तक रहना चाहिए, लेकिन वो स्टूडेंट या कोई पेशेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लो कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में आ रहा है स्टडी करने के लिए या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए आया है और वो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए रह रहा है और यहाँ पे रह के कोई इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो इनकम हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी, ठीक
ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। और अगला लिखा है, अगला, जब फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट, हमारी कंट्री में कोई फॉरेनर आ रहा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है, लेकिन वो पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, ठीक है, वर्किंग इन इंडिया, हमारे इंडिया में रह के वो काम कर रहा है, लेकिन वो 1 साल से कम टाइम के लिए रह रहा है, तो उसकी द्वारा जनरेट की गई इनकम हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी, और वो नॉन रेजिडेंस कहलाएगा हमारे इंडिया का, क्योंकि वो 1 साल से कम टाइम के लिए रह रहा है। ठीक है, अगली वीडियो में ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे स्टूडेंट आपको, डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री और कन्वर्शन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। ठीक है, इस चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट चैप्टर को पढ़ाने की डिमांड आई थी, इसलिए मैंने इस चैप्टर को पहले स्टार्ट कर दिया। तो इस चैप्टर के बाद बिल्कुल मैं सारे सब्जेक्ट को चैप्टर स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से ही पढ़ाऊँगी, उसका आप टेंशन ना लें। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।